हेलो दोस्तों, आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो कैसे निकालेंगे, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या केवल नेगेटिव ही पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सभी लोग का मानना ये है, मैक्सिमम लोग का, सभी का नहीं, ये मानते हैं कि चूंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो फ्रिक्शन का हमेशा वर्क नेगेटिव होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो क्या हमेशा नेगेटिव वर्क ही केवल पॉसिबल है? जवाब है नहीं, इसका वर्क जीरो भी पॉसिबल है और इसका वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और मैं बता दूं कि इसके पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए सीख लिया था, और ये भी देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल, नेगेटिव और जीरो भी पॉसिबल है। अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क, उसके बाद हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। ठीक है, अच्छा, तो समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है, वो तो सबको जानते हैं, चलो देख लेते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या जीरो भी हो सकता है। तो हाँ, अब देखिए उसका एग्जांपल। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक इधर रस्सी से इस दीवार में बांधे हुए हैं, और ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, ये ब्लॉक एक बड़े से प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है। ये नीचे में प्लैंक है जो मूव कर सकता है, ठीक है, ये प्लैंक मूव कर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया कि इस प्लैंक का मास है कैपिटल M, जो भी है, और हम इस प्लैंक को फोर्स लगा करके आगे की ओर खींच रहे हैं। तो जब प्लैंक को नीचे से खींचेंगे तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या होगा? स्लिपिंग होगा। मतलब ये होगा कि ये जो ब्लॉक है, प्लैंक जिसको हम बोल रहे हैं, प्लैंक, नीचे वाला क्या है? प्लैंक है, और ऊपर वाला क्या है? ब्लॉक है। तो नीचे ये प्लैंक हो गया और ये ब्लॉक हो गया। तो जब प्लैंक आगे मूव करेगा, इसका वेलोसिटी कुछ आगे की ओर होगा, तो क्या स्लिपिंग होगा? हाँ, देखिए ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये रस्से से बंधा हुआ है। तो ये ब्लॉक पहले रुका हुआ था और हमेशा रुका हुआ रहेगा, क्योंकि रस्से से ये बंधा हुआ है, इसको खींच कर नहीं लेके जा सकते। रस्सी में टेंशन आएगा जो उसको रोक कर रखेगा, है ना। लेकिन प्लैंक को तो हम आगे खींच कर लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि प्लैंक में तो रस्सी नहीं बंधा हुआ है। तो जब हम फोर्स लगा के प्लैंक को खींचेंगे तो क्या रहा होगा? कौन मूव कर रहा होगा? तो ये जो है, ये ब्लॉक तो रुका हुआ रहेगा, लेकिन इसके नीचे जो प्लैंक है, ये प्लैंक, ये आगे की ओर जा रहा होगा, वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, या हो सकता है कुछ एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, मतलब मूव करेगा। तो ये रुका हुआ है और ये मूव कर रहा है आगे की ओर। इसका मतलब कि इन दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि जब दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब आप देखिए, इस ब्लॉक पर बैठ करके आप देखो कि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये प्लैंक किधर जा रहा है? तो प्लैंक तो आगे जा रहा है। तो प्लैंक अगर आगे जा रहा है तो ये जो ब्लॉक है, इसको पीछे की ओर एक फोर्स लगा करके रोकेगा। कौन सा फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये इस पर पीछे की ओर एक काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रोकने का प्रयास करेगा। ये आगे जा रहा है, इसको पीछे की ओर फोर्स लगा कर रोकेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक इस प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है
तो बदले में प्लैंक भी इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स लगा रहा होगा एफ के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, है ना। तो अगर ब्लॉक ने लगाया पीछे की ओर तो प्लैंक लगाएगा ब्लॉक के ऊपर आगे की ओर, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, एक्शन रिएक्शन का वैल्यू सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम ब्लॉक के मोशन के बारे में अगर चर्चा करें कि ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है, और अगर ये रुका हुआ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो हम अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। लेकिन क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है। इसीलिए हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क अगर आप निकालते हो कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो ये कहना गलत है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, 0 पॉसिबल नहीं। 0 भी पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो उसके लिए देखिए, हम ये एक दूसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आप इस एग्जांपल में देखिए, इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है और एक प्लैंक है। इस बार ब्लॉक रस्से से बंधा हुआ नहीं है ना। नीचे वाला जो सरफेस है स्मूथ है, मतलब नीचे में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन केवल प्लैंक और ब्लॉक के बीच वाले कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में है। फ्रिक्शन केवल इसी सरफेस के बीच में लग सकता है, नीचे नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया, ब्लॉक को फोर्स लगाकर खींचा। तो अगर आप धीरे धीरे खींचोगे तो साथ में ब्लॉक के साथ ये नीचे वाला जो प्लैंक है वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगा रहा होगा प्लैंक पर, और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसमें भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा और इसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा और ये भी आगे जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक को ज्यादा फोर्स लगा कर खींचते हो, एक झटका दिए तुरंत, है ना, झटका देकर के आप खींचते हो ना किसी चीज को, तो क्या होगा? झटका देकर अगर खींचते हो तो ये तुरंत स्लिप करके आ जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ये स्लिप करके इस पर मूव कर जाएगा, है ना। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो यहाँ पर स्लिपिंग होगा, और हम जानते हैं कि अगर स्लिपिंग होता है दो सरफेस के बीच में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि हम खींच रहे हैं इसको और खींचने से दोनों मूव कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, ये इसके ऊपर स्लाइड करते हुए जा रहा है और साथ में ये भी आगे जा रहा है, लेकिन ये तेजी से जा रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है, दोनों जा रहा है आगे की ओर। तो मान लीजिए दोनों आगे चल के यहाँ पर आए, ये प्लैंक यहाँ आ गया और ब्लॉक जो पहले पीछे था प्लैंक पर वो अब टॉप पोजीशन पर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया सबसे फ्रंट में। ये ब्लॉक है और ये प्लैंक है ना। फोर्स अभी भी हम कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस ब्लॉक पर कहाँ लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो अगर हम ब्लॉक प्लैंक की बात करें तो प्लैंक पर अगर आप बात करते हैं तो बताइए प्लैंक आगे क्यों जा रहा है? कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये आगे जा रहा है। जब तो इनर्शिया में पहले से रेस्ट में था तो चाहता है कि हम रुके हुए रहें, लेकिन ये तो मूव कर रहा है। मूव किया, इसका मतलब कि कोई फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स लगा यहाँ पर? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लगा होगा, तभी तो ये प्लैंक यहाँ से चल करके आगे गया। इसका मतलब कि ब्लॉक ने इसके प्लैंक के ऊपर आगे की ओर फ्रिक्शन लगाया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की ओर, कितना मान लेते हैं s। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस प्लैंक पर लग रहा है आगे की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी प्लैंक का हो रहा है आगे की ओर। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो कि सेम है, तो हम कहेंगे कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लैंक, बता सकते हैं कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है,
डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए वर्क आपका क्या आएगा इस फ्रिक्शन का पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पे देखिए ये ब्लॉक था, अब यहां पर भी होगा एक्शन रिएक्शन। अगर ब्लॉक ने प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन लगाया है आगे की ओर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्लैंक लगाया होगा ब्लॉक पर किधर, पीछे की ओर, तो ये लगा होगा पीछे की ओर एफ के। दोनों एक्शन रिएक्शन होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस अंतर कहां होगा, डायरेक्शन में। अब देखिए ब्लॉक भी जा रहा है, यहां से यहां तक आया है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ज़्यादा हुआ है ना। ये बेसिकली जो ब्लॉक है वो यहाँ से चल के यहाँ आया है ना। आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ चलने में प्लैंक ज़्यादा चला या ब्लॉक ज़्यादा चला, तो आप देख रहे हो ब्लॉक तो पहले पीछे था प्लैंक के, वो चल करके इतना तो चला ही प्लैंक के बराबर, लेकिन प्लैंक के ऊपर भी चला एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना ब्लॉक का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ज़्यादा है S2, मान लेते हैं S1, तो S1 है, तो S2 ज़्यादा है किससे, S1 से, है ना। खैर अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की ओर, लेकिन ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की ओर। तो अगर हम बात करें वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर कितना वैल्यू तो है एफ के इंटू S2, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है ना S2, लेकिन साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा सर, फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या उल्टा है, फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर वर्क इसका नेगेटिव हुआ। तो आप देख रहे हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, प्लैंक के ऊपर जो वर्क कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन वो पॉजिटिव कर रहा है, और इस वाले केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी हो रहा है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वर्क जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करिएगा, अगर हम बात करें टोटल वर्क की, कि प्लैंक काइनेटिक फ्रिक्शन ने प्लैंक के ऊपर भी काम किया और साथ में ब्लॉक के ऊपर भी काम किया, लेकिन टोटल वर्क कितना किया अगर हम ये पता लगाए हैं तो कितना निकालोगे आप बताइए। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के कितना होगा, तो सिंपल है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लैंक प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, है ना। ये बताइए प्लैंक के ऊपर कितना काम हुआ, एफ के इंटू S1 प्लस में पॉजिटिव में है, और ब्लॉक के ऊपर कितना काम हुआ, माइनस में हुआ, कितना, एफ के इंटू S2 माइनस एफ के इंटू S2। अब आप ये देखिए दोनों में कौन बड़ा है, S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, तो सर ये इसमें तो आप देख सकते हो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ तो S2 ज़्यादा है। अब S2 अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है, तो नेगेटिव वर्क ज़्यादा पॉजिटिव वर्क कम है, तो टोटल वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो यहाँ टोटल वर्क आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में कि टोटल वर्क वहाँ पर जीरो आ रहा था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में टोटल वर्क जीरो नहीं हो, नेगेटिव है। ये एक डिफरेंस है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में टोटल वर्क जीरो पॉसिबल है और नेगेटिव वर्क काइनेटिक फ्रिक्शन में टोटल वर्क नेगेटिव होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हम कैसे निकालते हैं और इसका क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।